Hello friends, welcome to Biotech Sapiens. So in today's session we'll discuss about the basically PYQs जो आपके जेनेटिक्स के जैम के एग्जाम में आए हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स के अंदर। लास्ट 2 वीडियोस के अंदर मैंने आपसे बेसिकली आपका जो सेल बायोलॉजी है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसके हमने PYQ डिस्कस किए थे। तो उसी सीरीज में आज हम आपके जेनेटिक्स के PYQ को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो एज यू नो कि जेनेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जेनेटिक्स में से आते हैं। ठीक है, चाहे वो मेंडेलियन जेनेटिक्स है, एपिस्टेसिस है, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर है, म्यूटेशंस हो गई, रिपेयर हो गया। ठीक है, तो जनरली कई बार म्यूटेशंस रिपेयर को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी कर लेते हैं, कई बार जेनेटिक्स में भी। तो अभी लास्ट 10 ईयर्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए उसको हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या रखा है, द टोटल नंबर ऑफ genetically different types of gamete that will be produced by heterozygous plant carrying the genotype। ठीक है, तो ये हमें जीनोटाइप गिवन है। ठीक है, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में सिंपल सा फंडा होता है, आपको पता ही है कि आपको ये देखना होता है कि कितने हेट्रोजाइगस हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बेसिक बात करें, जैसे अब ये होमोजाइगस है तो यहाँ से कैपिटल ए ही आएगा, सो देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी। इफ इट इज कैपिटल बी स्मॉल बी तो दो पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल बी आ सकता है और स्मॉल बी भी आ सकता है। और कैपिटल सी स्मॉल सी या तो कैपिटल सी भी आ सकता है, स्मॉल सी भी, तो यहाँ पर भी टू पॉसिबिलिटी है। तो ऑब्वियसली ये इंडिपेंडेंट होते हैं, सो वी कैन मल्टीप्लाई देम। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया आपके पास, 4। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है, दैट इज 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। ठीक है, तो इस जीनोटाइप के अंदर दो हेट्रोजाइगस हैं। ठीक है, तो क्या आंसर होगा आपका 2 रेज टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ईयर कि जो जीनोटाइप्स बताने हैं आपके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप्स पॉसिबल फॉर गैमेट्स फॉर्म्ड फ्रॉम ए डिप्लॉयड सेल ऑफ जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, अगेन आई विल लुक फॉर द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। सो ये हेट्रोजाइगस है आपका कैपिटल सी स्मॉल सी एंड कैपिटल डी स्मॉल डी। सो माई आंसर विल बी 2 रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, सो वेरी सिंपल। आपको कोई भी जीनोटाइप दिया हो, आपने सिर्फ उसमें ये देखना होता है कि हेट्रोजाइगोट्स कितने हैं। 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स विल बी योर आंसर। एंड द कंडीशन शुड बी दिस कि ये लिंक नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तभी एप्लीकेबल है जब जब आप इस जीनोटाइप की बात कर रहे हो, ये जीन्स आपके अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर होनी चाहिए। और बेसिकली इट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इफ द जीन्स आर लिंक्ड देन यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आप सिर्फ तभी यूज करते हो जब आपकी जीन्स जो है वो, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, तो ये जो अलग अलग जीन्स हैं, जो अलग अलग आपकी एलील्स हैं, वो आपके डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन आया था आपका 21 जैम 21 में। इन ए जेनेटिक क्रॉस बिटवीन प्लांट्स बेरिंग वॉयलेट फ्लावर्स एंड ग्रीन सीड्स। ठीक है, तो उसके ये कैपिटल वी कैपिटल वी कैपिटल जी एंड वाइट फ्लावर एंड येलो सीड्स। द फॉलोइंग फिनोटिपिक डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑब्टेन्ड इन F2 progeny. Assume both parents to be pure breeding for both the traits। प्योर मतलब कि वो, मतलब आपका कैसा है, आपका वो डोमिनेंट ही है, जैसे आपको ये शो कर रखा ना। क्योंकि प्योर का मतलब होता है उसके अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं होती। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपने कैपिटल जी को स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल जी स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल जी इससे क्रॉस कराया। आपके पास F1 में क्या आएगा, कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल जी स्मॉल जी। और फिर वो कह रहे हैं कि आप इसकी सेल्फिंग कराओ और उसके बाद हमारे पास F2 जनरेशन आती है। ठीक है, सो नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं, जैसे आपने नॉर्मली जो एक डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमें पता है रेशियो क्या आती है, 9:3:3:1। ठीक है, बट ये तब होता है जब व्हेन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलोस। ठीक है, अब हम रिजल्ट्स को देखते हैं, सीधी सी बात है। 2:3:4:0 विद वॉयलेट एंड ग्रीन, 47 विद वॉयलेट फ्लावर एंड येलो सीड्स। ठीक है, 43 विद वाइट फ्लावर्स एंड ग्रीन सीड एंड 770 विद वाइट फ्लावर एंड येलो सीड्स। ठीक है, अब किसी भी अगर आप ये देखोगे ना, तो ये जो रेशो है, ठीक है,
वैसे तो आपको डाटा से ही पता लग जाना चाहिए कि ये 9331 तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे अब ये ज्यादा है, तो अगर आप टोटल नंबर यहाँ पे काउंट भी करोगे तो 2340, ठीक है, और 2340, 47 और 43 को मैं ऐड करूँ तो ये 90 आ जाएगा आपके पास, एंड 770, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, 770 और 90 मेरे हो गए 860, ठीक है, 860 हो गए ना, 860 और 2340 मिला के टोटल 3200 है, ठीक है। तो अगर आप इसको रेशियो में डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली देखो ना, दो तो थ्री थ्री वाले और एक नाइन नाइन पार्ट्स में आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो अगर एक ज्यादा भी है और दो बहुत कम है, ठीक है, तो ये रिजल्ट नहीं आ सकता। एक बात तो पक्की है, इसका मतलब ये जो दोनों करेक्टर्स हैं, ठीक है, ये जो कलर की बात कर रहे हो आप, फ्लावर के कलर और सीड के कलर की बात कर रहे हो, ये आपकी डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर नहीं है, क्योंकि अगर ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे होती तो योर रेशियो शुड फॉल इनटू दिस रेशियो 9331, ठीक है। पॉलीजेनिक तो नहीं है, पॉलीजेनिक तो वो होता है जब मल्टीपल जीन्स कंट्रोल करते हैं, ये गलत है। जीन्स फॉर फ्लावर एंड सीड कलर आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की बात होगी यहाँ पे, क्योंकि ये हमने पढ़ा है लिंकेज क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि बेसिकली जो करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। देखो अब ये जो है ना, इसका क्या मतलब है कि जो आपका कैपिटल वी और कैपिटल जी वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर है, ठीक है, और उधर सामने वाली साइड क्या होगा आपका स्मॉल वी स्मॉल जी, ठीक है। अब वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना कितने रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, ठीक है। सो दे आर ऑन द सेम क्रोमोसोम, ये स्टेटमेंट सही है। सेम जीन्स कंट्रोल बोथ फ्लावर एंड सीड कलर, ऐसा कुछ कह ही नहीं सकते, जब आप ले ही दो अलग अलग रहे हो तो ये भी गलत है, ठीक है। और दे आर जेनेटिकली इंटरेक्टिंग, जेनेटिकली इंटरेक्टिंग होती तो फिर वो एपिस्टेसिस का केस है, ठीक है, तो आप इसको एपिस्टेसिस का केस भी ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है। तो क्योंकि एपिस्टेसिस में तो क्या होता है कि जो रेशियोज आते हैं जैसे 12:3:4, सॉरी 12:3:1, 9:3:4, 13:3, तो उसमें तो आपके पास चार रिजल्ट नहीं आते ना, क्योंकि इंटरेक्शन की वजह से आपको ज्यादातर रेशियो जो भी आपने एपिस्टेसिस में पढ़ी है उसमें 12:3:1, 9:3:4, 9:7, 13:3, 9:6:1, ठीक है, और एक 15:1, तो इसमें तो चारों रिजल्ट आ रहे हैं। तो वही है कि जो आपके, देखो क्या कि पेरेंटल ज्यादा होंगे, जो कि आप देख सकते हो वॉयलेट और ग्रीन, और व्हाइट और येलो, और रिकॉम्बिनेंट्स क्या होंगे, कम होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपका सेकंड, ठीक है। अगर 9331 में फॉल कर रहा होता है ना, तब आप कह देते कि जो जीन्स हैं वो बेसिकली कहाँ पर है आपके डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर है, ठीक है। वैसे भी वो तो ऑप्शन ही नहीं था यहाँ पे। तो इस डाटा से हमें यही पता लग रहा है कि जो कलर और मतलब फ्लावर कलर एंड सीड कलर को जो जीन्स कंट्रोल कर रही हैं वो आपकी कहाँ पर है, आपकी दे आर ऑन सेम क्रोमोसोम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन हैविंग ए डोमिनेंट जेनिक ट्रेट that is capital T can taste phenyl thiocarbamide marries a woman who cannot taste PTC, ठीक है। तो ये एक तरह से एक कैपिटल टी है, और इट हैज टू बी ऑटोसोमल, ठीक है, ये ऑटोसोमल ट्रेट होगा आपका ये। तो कैपिटल टी है वो तो पीटीसी टेस्टर है, बट वुमेन नहीं है, तो इसका मतलब स्मॉल टी है, क्योंकि डोमिनेंट है ना, तो डोमिनेंट होने के लिए एक डोमिनेंट एलील होनी चाहिए। अब वो कह रहा है जो उनका बायोलॉजिकल सन और डॉटर होगा, ठीक है। अब देखो कैपिटल टी तो आना ही है फादर से, और स्मॉल टी मदर से आना है, तो जितने भी होंगे, जितने भी उनका चाहे सन है चाहे डॉटर है, बोथ विल बी योर टेस्टर्स, दोनों के दोनों क्या होंगे आपके टेस्टर्स होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बोथ आर टेस्टर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a mice trait is determined by dominant allele capital Y and recessive allele small y. What proportion of the offspring from a capital Y and small y cross is expected to be homozygous recessive in F1 generation, ठीक है। देखो अगर आप कैपिटल वाई को स्मॉल वाई से क्रॉस करा रहे हो, ठीक है, तो F1 में तो सारे हेट्रोजाइगस ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इसकी सेल्फिंग कराते हो तब आपके पास होमोजाइगस आएंगे, बट उसने मेरे से F1 जनरेशन में पूछा है, ठीक है। तो F1 जनरेशन के अंदर कोई भी होमोजाइगस नहीं आएगा, ठीक है, सो द आंसर विल बी 0।
वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा इसका? 0। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट VNTR लोकस हैज 15 डिफरेंट एलील्स। ठीक है, तो एक तरह से ये आपका मल्टीपल एलील्स का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? आपका मल्टीपल एलील्स का। ठीक है, जैसे मल्टीपल एलील्स में वैसे हम क्लासिकल एग्जांपल जैसे लेके चलते हैं, जो हम ह्यूमन ब्लड ग्रुप का, जिसमें हमने कहा था कैप IA, IB और स्मॉल आई होता है। तो अगर आपको याद हो कि जो मल्टीपल एलील्स होता है, उस केस में मैंने आपको नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था, n × n+1/2। ठीक है, जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ, जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप था उसमें मैंने आपको कहा था 3 एलील होती हैं। ठीक है, 3 एलील। तो क्या आंसर आया था? 3 × 3+1/2। ठीक है, तो वहां पर हमारा आंसर क्या आया था? दैट इज 6। अगर आपको याद भी होगी, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप 6 होते हैं: IA IA स्मॉल आई, IB स्मॉल आई, IA और स्मॉल आई स्मॉल आई। ठीक है, अब हमें कितने भी दियो, जैसे वो तो हमारे पास 3 एलील थी, यहां पर एलील्स कितने हैं? 15। सो व्हाट आई विल डू, n 15, n+1, 15+1 क्या होगा? 16 डिवाइडेड बाय 2। 2 8 जा 16, 15 × 8 क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 120। सो द राइट आंसर इज 120। तो ये फिल इन द ब्लैंक आया था आपका JAM 20 के अंदर। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए जीन प्रेजेंट ऑन ह्यूमन क्रोमोसोम 4। ठीक है, यहां पर हम ह्यूमन क्रोमोसोम 4 की बात कर रहे हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलील्स दैट में बी डिटेक्टेड बाय सीक्वेंसिंग द जीनोम ऑफ 5 मेल्स एंड 10 फीमेल। ठीक है, देखो हमें पता है कि एक जो भी पर्सन है उसके अंदर वी हैव ए पेयर। ठीक है, तो जो भी ह्यूमन क्रोमोसोम 4 है उसका पेयर है। तो एक पर्सन के अंदर 2 एलील हो सकती हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम का तो मतलब यह है कि आप पॉपुलेशन में जिसमें भी स्टडी करो सब में डिफरेंट है। ठीक है, जैसे आपने कहा 5 मेल है, और हर एक मेल के अंदर जो 2 एलील है वो डिफरेंट है, तो ये तो कितना आ गया? 10। ठीक है, ऐसी जो 10 फीमेल्स हैं उनके अंदर भी दोनों एलील क्या है? डिफरेंट है, तो ये कितना आ गया आपका? 20। तो राइट आंसर यहां पर क्या आ गया आपका? 30। सो द राइट आंसर विल बी 30। ठीक है, तो आप ये मान के चल रहे हो कि, क्योंकि मैक्सिमम का मतलब यही है। ठीक है, मैक्सिमम का मतलब क्या है कि हर एक के अंदर जो एलील है, जो भी आप जीन की बात कर रहे हो, वो सारी की सारी एलील्स डिफरेंट है। इफ आई एम अगर मैं एक मेल को देख रहा हूं तो उसमें जो 2 हैं, दूसरे मेल में, तीसरे में, सभी में डिफरेंट है। सो ये भी फिल इन द ब्लैंक आया था, तो इसका राइट आंसर क्या आपका? 30। ठीक है, अब जेनेटिक्स में ज्यादातर यही देखा गया ना, MSQ थोड़े से कंपैरेटिवली कम आते हैं। फिल इन द ब्लैंक एंड डाटाबेस क्वेश्चन आते हैं, जो भी आप आगे भी देखोगे। एक क्वेश्चन आ रखा है कि अगर हम मैमल्स की बात करें तो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल में एक्स होता है, एक एक्स होता है, क्योंकि वी नो फीमेल इज बेसिकली XX, और मेल क्या होता है? XY होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि इक्वल एक्सप्रेशन कैसे होती है। तो इक्वल एक्सप्रेशन इन केस ऑफ मैमल्स, ये अलग अलग स्पीशीज के अंदर अलग अलग होता है, बट इन केस ऑफ मैमल्स, ठीक है, व्हाट हैपन, फीमेल के अंदर एक एक्स इनएक्टिवेट हो जाता है। फीमेल के अंदर एक एक्स क्या हो जाता है? इनएक्टिवेट। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बार बॉडी। इनएक्टिवेशन ऑफ 1 एक्स इन फीमेल, जिसे हम क्या बोलते हैं? बार बॉडी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इक्वल एक्सप्रेशन के लिए, तो इसे हम एक वर्ड यूज करते हैं, डोसेज कंपनसेशन। ठीक है, अलग अलग, जैसे आप देखोगे ड्रोसोफिला के अंदर अलग सिस्टम होता है, या किसी और सी एलिगन्स के अंदर अलग होता है। ठीक है, ये चलो मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। आप देखना कि जो ड्रोसोफिला है, क्योंकि ड्रोसोफिला में XX XY होता है। ठीक है, या कोई और जैसे आपका सी एलिगन्स है, तो आप इनके अंदर देखना, इनके अंदर डोसेज कंपनसेशन कैसा होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक हिंट देता हूँ। देखो क्या है, एक तो यहां पर तो एक एक्स इनएक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि मान लो ये दोनों एक्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ये जो एक्स है ना, ये डबल एक्सप्रेशन दिखाएगा, तब भी इक्वल हो गया। एक क्या होता है कि एक्स यहां पर एक्स एक्सप्रेस कर रहा है, ये दोनों एक्स आधा आधा एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली ना दोनों में डोसेज सेम होनी चाहिए। अगर ये 2 एक्स हैं, अगर ये फुली एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसको डबल दिखाना पड़ेगा। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है कि ये दोनों एक्स आधा आधा एक्सप्रेस करते हैं और ये एक्स पूरा करता है। और कुछ में तो जैसे ह्यूमन या मैमल्स के केस में एक एक्स तो इनएक्टिविटी हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका बार बॉडी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया, तो इसका आंसर क्या होगा? डोसेज कंपनसेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 24 रिसेंट एग्जाम में आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक क्रॉसेस एंड देयर रिजल्ट्स इंडिकेट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। देखो साइटोप्लाज्मिक का सीधा सा मतलब है मैटरनल, जैसा मैटरनल साइटोप्लाज्म है वैसे प्रोजेनी में आना चाहिए। इसमें सिर्फ आप फीमेल को देखो, फीमेल म्यूटेंट है, ठीक है, तो 100% प्रोजेनी आर म्यूटेंट, एक ऑप्शन ये है। फीमेल म्यूटेंट है और 25% वाइल्ड टाइप है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसी फीमेल होगी वैसी प्रोजेनी आएगी। फीमेल वाइल्ड टाइप है और 50% आर म्यूटेंट, ये भी गलत है। वाइल्ड टाइप फीमेल है 75%, ठीक है, ये भी गलत। अगर यहां पर ना आपने मेल का तो देखना ही नहीं है, मेल को तो आपने देखना ही नहीं है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो फीमेल ही कंट्रीब्यूट करती है, तो जैसी फीमेल वैसे प्रोजेनी। अगर फीमेल वाइल्ड टाइप है तो सारे के सारे प्रोजेनी वाइल्ड टाइप होंगे। अगर फीमेल ही म्यूटेंट है सारे के सारे प्रोजेनी क्या होंगे, म्यूटेंट। सो द राइट आंसर इज ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कलर ब्लाइंड वुमेन मैरिज ए नॉर्मल मैन, ठीक है, अगर वुमेन कलर ब्लाइंड है तो इसका मतलब उसका जीनोटाइप XY है, ठीक है। नॉर्मल मैन का मतलब XY है। चांसेस दैट देयर बॉय चाइल्ड विल बी कलर ब्लाइंड, ठीक है। अगर फीमेल कलर ब्लाइंड है ना तो 100%, ठीक है, तो 100% जो है, जो आपका बॉय चाइल्ड आएगा वो कलर ब्लाइंड ही आएगा, ठीक है, अगर वुमेन कलर ब्लाइंड है तो, ठीक है, क्योंकि फीमेल से एक्स ही आना ही आना है और इधर से तो वाई आना है, क्योंकि एक्स लिंक जो ट्रेट होते हैं वो मतलब सन पे तो डिपेंड करता है कि मदर से क्या आ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 100%। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बार बॉडीज प्रेजेंट इन ए सोमैटिक सेल ऑफ ए वुमेन सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अब टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल क्या होती है, 44+XO, ठीक है। नंबर ऑफ बार बॉडी का फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ X-1, ठीक है। तो नॉर्मल फीमेल के अंदर तो एक बार बॉडी होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, X एक ही है और 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसमें बार बॉडी कितनी होगी आपकी, 0। Moving on to the next question. A single copy of an allele in sickle cell heterozygote individuals reduces the frequency and severity of malaria. The reason for this, ठीक है। देखो अब आपने सिक्कल सेल एनीमिया पढ़ा ही है, तो उसमें क्या होता है ना, आरबीसी की शेप में चेंज आ जाता है, ठीक है, जो कि सिक्कल शेप हो जाता है, और उसका रीजन क्या होता है आपका, कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसकी 6th पोजीशन पर, उसकी 6th पोजीशन पे क्या आ जाता है आपका, जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है उसकी 6th पोजीशन पे नॉर्मली तो GAG होता है, GAG क्या बनाता है आपका, ग्लूटामिक एसिड, और GUG क्या बनाता है आपका, वैलिन। तो इसमें क्या होता है आपका, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है आपका, वैलिन, ठीक है। सो दैट इज ड्यू टू द सिंगल अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन इन हीमोग्लोबिन डिफॉर्म्स द आरबीसी, ठीक है। इसलिए जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है उनको मलेरिया आपका नहीं होता है, ठीक है, बाकी कोई रीजन नहीं है। क्योंकि मलेरिया की जब आप लाइफ साइकिल देखते हो ना तो उसमें जो अलग अलग स्टेजेस हैं, ठीक है, स्पोरोजोइड्स होता है, फिर आगे मीरोजोइड्स होते हैं, तो दे आर इन्फेक्टिंग आरबीसी, एंड बिकॉज ऑफ द डिफॉर्मेशन और चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी, सो जो बेसिकली आपका जो मलेरिया है या मलेरियल पैरासाइट है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेडिग्री given below shows individuals affected by chronic hypertension. Assuming 100% penetrance, the inheritance of trait is, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखो तो बेसिकली दोनों ही, जो फीमेल है या मदर है, फादर, दोनों को डिजीज है, और आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द जो चाइल्ड है वो भी क्या आपके अफेक्टेड है, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका जनरली रिसेसिव ट्रेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि रिसेसिव में आपको ये भी देखने को मिलता है कि दोनों पेरेंट्स को नहीं, या फिर बच्चे में डिजीज आ जाती है, ठीक है। क्योंकि अब रिसेसिव होता, जैसे अगर ये स्मॉल है फिर तो सबको आता, तो ऑटोसोमल रिसेसिव ये हो नहीं सकता। सेक्स लिंक रिसेसिव की बात करें तो अगर फीमेल को डिजीज है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेल को ना आए, ठीक है, तो सेक्स लिंक रिसेसिव भी नहीं हो सकता। अब आता है सेक्स लिंक डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ना कि फीमेल अगर हम देखें तो 1 2 3 4, और मेल आपके 2 अफेक्टेड हैं, ठीक है, एक मेल और फीमेल नहीं है। तो बेसिकली ये आपका जो ट्रेड ये शो कर रहा है, ठीक है,
क्योंकि अब हमारे पास एक है सेक्स लिंक डोमिनेंट और एक ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, जैसे अगर हम ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या दिखाएंगे, क्योंकि अगर आगे डिजीज नहीं आ रही है तो कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, तो इस केस में ऑब्वियसली आपका अ, एक कैपिटल ए आएगा, दो आपके कैपिटल ए स्मॉल ए आएंगे, एक स्मॉल ए आएगा। ठीक है, सो ऑटोसोमल जो डोमिनेंट है, ठीक है, तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर हम सेक्स लिंक डोमिनेंट देखें तो फीमेल जैसे एक्स एक्स डी होगी, ठीक है, और फीमेल होगा एक्स डी वाई। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जो मेल है, अगर क्योंकि अगर फीमेल से एक्स आया और मेल से वाई आया, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक नॉर्मल आ सकता है। ठीक है, एक नॉर्मल क्या आ सकता है आपका, मेल आ सकता है। ठीक है, और जो फीमेल है, ठीक है, फीमेल के लिए क्योंकि मेल से तो एक्स डी आना ही चाहिए, तो फीमेल सारी अफेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपका वैसे तो अगर इस हिसाब से देखो तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ही बनना चाहिए, क्योंकि अगर अगर सेक्स लिंक डोमिनेंट है और सेक्स लिंक डोमिनेंट के अंदर जो मेल है, ठीक है, अगर मेल को डिजीज है, ठीक है, तो बेसिकली फीमेल को तो आएगी ही आएगी। ठीक है, सो इसका जो आंसर वैसे बनना चाहिए, इट हैज टू बी ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, ये मेरे एक बार मैं चेक भी कर लूंगा, क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है शायद की के अंदर इसका सेक्स लिंक डोमिनेंट दे रखा है, बट सेक्स लिंक डोमिनेंट में तो इसका बनना नहीं चाहिए, क्योंकि सेक्स लिंक में अगर मेल को डिजीज है ना, तो और डोमिनेंट रेट है तो फीमेल को तो डिजीज आनी ही आनी चाहिए, जबकि इसने एक फीमेल को नहीं शो कर रखा है। ठीक है, ये चलिए एक बार आप भी चेक करना, क्योंकि रिसेसिव तो नहीं है। ठीक है, और सेक्स लिंक लिखा हुआ है इसमें ना, एक्स लिंक्ड भी नहीं लिखा हुआ, तो, तो वो ऑब्वियसली जब हम सेक्स लिंक की बात करें तो मेनली हम एक्स लिंक ही बोलते हैं उसे। ठीक है, चलिए इसमें चेक करना, वैसे मेरे हिसाब से तो इसका ऑटोसोमल बन रहा है, बट मुझे ध्यान आ रहा है शायद आंसर की में उन्होंने शायद सेक्स लिंक दे रखा है। Schematic representation of RFLP analysis of sample population is given below. The number of people exhibiting a given pattern indicate above the lanes. ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6.5 kbLE। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको ये देखना है कि आउट ऑफ दीज इंडिविजुअल्स कितनों के अंदर 6.5 kbLE है। तो अगर हम यहाँ पर काउंट करें टोटल नंबर, तो ये नंबर है 8, 40, 48, 68, 75, 88 और 12, तो टोटल तो 100 है। अब आउट ऑफ 100 कितनी प्रोजेनी है या कितने पीपल हैं जिसके अंदर 6.5 केबी है, तो इन 8 के अंदर है। ठीक है, आप 8, क्योंकि यू हैव टू लुक फॉर दिस बैंड 8, 20 एंड 13, सो दैट विल मेक यूर 41। 8 और 20, 28 और 13, 41, तो 41/100। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका 41% आ जाएगा। ठीक है, 41%। तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6.5 के बी एलील। तो या तो फ्रीक्वेंसी अगर परसेंटेज में नहीं पूछा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.41। ठीक है, परसेंटेज में पूछी होती तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 0.41। ठीक है, अगर यही चीज परसेंटेज में होती तब मेरा आंसर 41% होता, बिकॉज आउट ऑफ 100 41 के अंदर 6.5 केबी वाली एलील जो है वो प्रेजेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक लिंकेज मैप। देखो लिंकेज मैप हमें क्या बताता है, रिलेटिव लोकेशंस ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम। ठीक है, दूसरा फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक का तो कोई लिंक है नहीं यहाँ पर, फिजिकल डिस्टेंस भी नहीं बताता, और ना ही हमें म्यूटेशनल हॉटस्पॉट बताता है। ठीक है, तो ये हमें ये बताता है कि जेनेटिक लिंकेज मैप से हमें पता लगता है कि कौन सी जीन्स क्लोजली लिंक्ड हैं, कौन सी लूजली लिंक्ड है, तो इट टेल्स अस अबाउट द रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब आपका आया था 24 में। सो 3 genes X, Y, and Z are located on a chromosome in a linear order. If the recombination frequency between X and Y is 0.15 and Y and Z is 0.10, then the expected frequency of double crossovers is। ठीक है, देखो यहाँ पर X है, ये Y है और ये Z है।
ठीक है। इसकी बता रखी है 0.15, इसकी बता रखी है आपको 0.10। ठीक है। तो क्या होता है ना, जब आप डबल क्रॉसओवर निकालने होते हैं तो आपने दोनों फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देना है, 0.15 इंटू 0.10। ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो 15 इंटू 10 बाय ईयर, ये आपका आ जाएगा नीचे 1000। ठीक है। ये सॉरी 10,000, क्योंकि दो जीरो यहाँ से आएंगे, ये तो कैंसिल हो गया। तो 15/1000। ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 0.015। दिस विल बी द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। परसेंटेज की टर्म्स में होता तो फिर हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते, 100 से। ठीक है। सो 0.015 इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल क्रॉस ओवर। ठीक है। यू हैव टू डिवाइड 15 को आपने 1000 से करना है, तो इट कम्स आउट टू बी 0.015। Moving on to the next question. In maize, the genes for colored seed and round seed are dominant over genes for colorless and shrunken seed. Pure breeding strains of the double dominant variety are crossed with double recessive variety, and the test cross of the F1 progeny produced by the following. ये आपको रिजल्ट दे रखा है कि राउंड और कौन से होंगे यहाँ पर। ऑब्वियसली इट हैज टू बी कलर्ड होना चाहिए। यहाँ पे राउंड और कलर्ड जो है वो 380 हैं, कलरलेस और श्रिंकन 396 हैं। ठीक है। और कलर्ड श्रंकन और कलरलेस राउंड ये 14 और 10 है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या ना कि ये जो है बेसिकली आपके सेम क्रोमोसोम के ऊपर हैं, क्योंकि पेरेंटल ज्यादा है, और ये क्या होंगे आपके रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि सीड कलर और जो सीड शेप को जो जीन कंट्रोल कर रही है उसमें डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है। उसके लिए बस आपको क्या करना होता है, पहले तो आप देखो टोटल कितने हैं। तो टोटल आपका आएगा 396 प्लस 14 410 420 380, मतलब ये टोटल 800 है। ठीक है। 800 में से आपके 24 जो है वो क्या है, बेसिकली रिकॉम्बिनेंट है। तो 24/800 इंटू 100, तो इसको आपने करा तो 24/8, तो ये आ जाएगा आपका 3 सेंटीमॉर्गन। ठीक है। या 3%, क्योंकि 1% का मतलब होता है 1 सेंटीमॉर्गन। तो टोटल 800 में से 24 आपके रिकॉम्बिनेंट्स हैं। ठीक है। तो इसका मतलब 24/800 इंटू 100, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3%। और 1% का मतलब होता है 1 सेंटीमॉर्गन। सो माई राइट आंसर विल बी 3 सेंटीमॉर्गन यूनिट्स। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। ठीक है। ये हमने बैक्टीरियल जेनेटिक्स पढ़ा था। कॉन्जुगेशन में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि उसमें एक पिलाई फॉर्मेशन होती है। ठीक है। इट रिक्वायर्स फ्लैजिलम, तो फ्लैजिलम का तो कुछ रोल होता नहीं है। और क्योंकि डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है, तो इस वजह से आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी जा सकता है और वायरुलेंस फैक्टर भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो फ्लैजिलम नहीं होगा। सो राइट आंसर शुड बी योर बी, क्योंकि उसने हमसे इनकरेक्ट पूछा है। So next we have heterozygous female fruit flies with gray body and purple eyes were mated with homozygous males with black body and red eyes. The number of offspring obtained and their phenotypes are shown below. ठीक है। सिमिलर सा क्वेश्चन जो हमने पहले किया। तो ऑब्वियसली ये आपके पेरेंटल होंगे। ठीक है। ये पेरेंटल है, दिस वन इज ऑल्सो पेरेंटल। ठीक है। और ये दोनों क्या होंगे आपके रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपको पहले तो देखो रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, 61/61 प्लस 55। ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो ये आ जाएगा आपके पास 60 + 50 हो गया आपका 110। सो दिस इज 116। और अगर हम टोटल करें सो 300 347 और ये 116। ठीक है। तो अगर हम इसको टोटल काउंट करें एक बारी कितना आ रहा है, सो इफ आई काउंट दैम, सो 300 प्लस 347, तो चलो 647 हो गया, प्लस 116 763। सो 116 को आप डिवाइड कर दो 763 से। ठीक है। तो ये आपका आ रहा है 0.152। ठीक है। बस यही है सिंपल सा, आपने क्या करना है कि जितने आपके रिकॉम्बिनेंट्स हैं उसको आप टोटल से कर दो डिवाइड। ठीक है। तो 300 प्लस 347 प्लस 61 प्लस 55, तो ये
0.152 आपका आंसर आ जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियल स्टेन्स दैट डू नॉट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा भी आपका। बेसिकली एक टर्म होती है ऑक्सोट्रॉफ। ऑक्सोट्रॉफ होते हैं जो मिनिमल मीडिया पे ग्रो नहीं करते, जिनको एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे कोई कोई बैक्टीरिया है, कोई न्यूरोस्पोरा है, कोई फंगस है, अगर वो ल्यूसिन नहीं बना पा रही तो आप उसको ल्यूसिन दे दो। ठीक है। प्रोटोट्रॉफ होते हैं जो आपके स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडिया पे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर जो बैक्टीरियल स्टेन्स हैं, इफ दे डू नॉट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपके ऑक्सोट्रॉफ्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is correct in case of conjugation of HFR stain with F negative stain? देखो HFR स्टेन क्या होती है कि जिसमें जो F फैक्टर है वो बैक्टीरियल जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है। जैसे ये आपका बैक्टीरिया का जीनोम है और उसमें F फैक्टर इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया था। सो अब एक तो होता है F फैक्टर। F फैक्टर मतलब जिसमें एक तो आप क्रॉस करा रहे हो, फॉर एग्जांपल एफ प्लस और एफ माइनस के बीच में। ठीक है, तो वो तो आपका फ्री है। ठीक है, जैसे ये आपका एफ फैक्टर है। ठीक है, तो इसमें एफ फैक्टर है, दूसरे में नहीं है, तो हमने पढ़ा था ना, इसकी कॉपी बनती है और वो उसमें चला जाता है, तो दोनों एफ प्लस हो जाते हैं। सो अब वो कंपैरिजन कह रहा है कि एफ फैक्टर के कंपैरिजन में जो एच एफ आर है उसकी जो कॉन्जुगेशन आप करा रहे हो, तो बेसिकली क्या इसमें करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो आपकी एच एफ आर जो केस है वो ना लो होनी चाहिए, क्योंकि एच एफ आर में क्या है ना, आपको पहले तो इसको बैक्टीरियल जीनोम से अलग करना पड़ेगा। ठीक है, और पूरा का पूरा डीएनए जाता नहीं है, तो एच एफ आर में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी लो होती है। ठीक है, और एफ फैक्टर में ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी आपकी हाई होती है। ठीक है, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एच एफ आर में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो एफ फैक्टर है वो बैक्टीरियल जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है तो जब आप एफ नेगेटिव से करा रहे हो पहले तो उसको अलग होना पड़ेगा, और हमने क्या देखा कि पूरा का पूरा एफ फैक्टर जो है वो बेसिकली नहीं जाता है एफ नेगेटिव के अंदर। सो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज लो एच एफ आर की, और एफ फैक्टर के साथ कराओगे तो जो अगर आप एफ स्टेन के साथ कराओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, हाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, ये भी हमने म्यूटेशंस में डिस्कस किया था। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होती है, जो आपका बेसिकली एक तो होती है आपकी जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन सब्स्टिट्यूशन। फ्रेम शिफ्ट में तो फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, तो इसमें जनरली हमने पढ़ा था एक एक्रिडिन और एक प्रोफ्लेविन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्रिडिन दे रखा है। ठीक है, और एक प्रोफ्लेविन भी होता है। बाकी जैसे 5 ब्रोमो यूरेसिल है, ये तो एक बेस एनालॉग होता है, तो ये जनरली सब्स्टिट्यूशन कराता है। बाकी ग्लूटाथोन हाइपोजेंथिन के बारे में हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। 5 ब्रोमो यूरेसिल 2 अमीनो प्यूरिन, और हमने इसमें पढ़ा था आपका हाइड्रोक्सिलामीन, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, नाइट्रस एसिड, ये सब ट्रांजिशन कराते हैं। बट एक्रिडिन और प्रोफ्लेविन क्या कराते हैं, आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस जो हमने लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करे आपके जेनेटिक्स के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बायोटेक सेपियंस। और बेसिकली मोटिव यही है कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर्स पता लगे। बट बार बार मैं जो एक बात आपको कहता हूँ कि पहले आपकी थ्योरी है। ठीक है, तो आपकी थ्योरी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, थ्योरी के बाद आपने देखना है कि हाँ ये जो मैंने थ्योरी पढ़ी है कि मेरे क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यही आपके सामने एक वे होता है कि आपकी थ्योरी आपने जो प्रिपेयर करी है वो कैसी है। क्योंकि आप देख रहे हो ना, किसी भी एग्जाम के अंदर कोई 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 आएंगे, तो कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक टॉपिक करके चले जाओ उसी में से क्वेश्चन आएगा। इफ यू अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपने जेनेटिक्स के क्वेश्चन किए हैं, आपने म्यूटेशंस की बात करी, आपने यहाँ पर बात करी जैसे पेडिग्री एनालिसिस हो गया, एपिस्टेसिस क्या होता है, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, तो आपने देखा ना इन सब पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आ रखे हैं। बैक्टीरियल जेनेटिक्स हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स हैं। आप देखोगे कि पिछले जो भी इतने 10 ईयर्स की अगर हम बात करें तो इन सभी टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चन आ रखे हैं। एक ऑब्जर्वेशन जो बस मेरी यहाँ पर रही है कि एमएसक्यू मुझे ज़्यादा नहीं देखने को मिले जेनेटिक्स के अंदर एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, तो इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन आपके
एमसीक्यूज हैं या न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं। सो थैंक यू सो मच।